नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रेलवे सामान्य विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे और यह रेलवे सामान्य विज्ञान का हमारा दूसरा पार्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह क्लास हमारी प्रतिदिन रात को 9 बजे रहेगी ताकि आपको प्रतिदिन की क्लास मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना उदाहरण बताना है। ऑक्सीकरण का उदाहरण है, अवकरण का उदाहरण है, बहुलीकरण का उदाहरण है या फिर जस्तीकरण का उदाहरण है। तो हमें लोहे पर जंग लगना यह किसका उदाहरण है? तो साथियों, लोहे पर जंग लगना यह ऑक्सीकरण का उदाहरण रहेगा। हमारे पहले प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 2, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य के जो सुनने की क्षमता होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, उसकी क्षमता बताना है। तो मनुष्य 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है। तो उसकी क्षमता 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक की क्षमता उसकी होती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 3, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? प्रश्न में आपसे गुणसूत्रों की संख्या भी पूछी जा सकती है। एक प्रश्न आपको यहाँ पर ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र, तो गुणसूत्रों की अगर संख्या पूछी जाए तो 46 गुणसूत्र बताना है और अगर जोड़े पूछा जाए तो 23 जोड़े आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 4, सौंदर्य विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है ये बताना है। विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन डी को या फिर विटामिन ई को। तो साथियों, सौंदर्य विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? तो टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको याद रखना है, टोकोफेरॉल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो इसमें 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 6, कोशिका का सफाई कर्मचारी। कोशिका का सफाई कर्मचारी किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है या फिर लवक को कहा जाता है? तो इस प्रश्न में हमें कोशिका का सफाई कर्मचारी किसे कहा जाता है? तो कोशिका का सफाई कर्मचारी लाइसोसोम को कहा जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 7, बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, F बराबर एम ए। F बराबर एम ए। तो बल जो है वो किसका गुणनफल है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि m का मतलब क्या होगा? द्रव्यमान होगा। तो बल किसका गुणनफल होगा? द्रव्यमान का होगा। और a का मतलब क्या होता है? त्वरण का होता है। तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि बल जो है वो किसका गुणनफल होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में देखिए कि बल गुणनफल किसका रहेगा? द्रव्यमान और त्वरण का रहेगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 8, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। न्यूनतम संभव ताप क्या है? न्यूनतम संभव ताप बताना है। -273 डिग्री, 0 डिग्री, -300 डिग्री या फिर 1 डिग्री। तो साथियों याद रखना है, न्यूनतम संभव ताप जो है वो -273 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन, कवक को क्या कहा जाएगा? फंगस भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? फंगस भी कहा जाएगा। आपको ये चीज भी याद रखना है। तो हमें इस प्रश्न में पूछा है कि कवकों का अध्ययन
को क्या कहा जाता है, मतलब कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है ये बताना है। डेंड्रोलॉजी कहलाता है, कृषि कहलाता है, सारोलॉजी कहा जाता है या फिर माइकोलॉजी कहा जाता है। तो कवकों का अध्ययन कहलाएगा माइकोलॉजी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो डेंड्रोलॉजी में साथियों वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आपसे प्रश्न ऐसा भी बन सकता है परीक्षा में कि वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 10, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यतः जब बीज का अंकुरण होता है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है वो बताना है। जल की आवश्यकता होती है, हवा की भी आवश्यकता होती है, ताप की भी आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इस प्रश्न संख्या 10 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 पूछ रहा है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। यकृत में होता है, वक्र में होता है, हृदय में होता है या फिर फेफड़े में होता है। तो शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होगा। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र बताइए। ओजोन का सूत्र क्या है। N2 है, O2 O3 है, O2 है या CO2 है। तो साथियों ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होगा, जो सूत्र होगा वो O3 हो जाएगा। विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, इसका अर्थ क्या होता है। बुद्धिमान आदमी, पागल आदमी, लंबा आदमी या फिर छोटा आदमी। तो होमोसेपियंस जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 है किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है या भिन्न भिन्न है, उन्हें क्या कहा जाएगा। परमाणु केंद्रक कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, परमाणु त्रिज्या या फिर समभारिक कहा जाएगा। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, समस्थानिक कहा जाएगा। अगला प्रश्न है आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में पानी रखा जाता है क्योंकि उसमें पानी जो है वो ठंडा रहता है। वो किस क्रिया के कारण रहता है। द्रवण के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण, वाष्पीकरण के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो वो वाष्पीकरण की क्रिया के कारण से पानी जो रहता है वो ठंडा रहता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 15 प्रश्न रेलवे सामान्य विज्ञान के हल किए। उम्मीद करता हूं ये 15 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर आप इन 15 प्रश्नों की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहां पर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके इस प्रकार 15 प्रश्न की आप PDF बड़ी आसानी से वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। अगर कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 8827302459। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो मिल सके। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।